Good evening class and all my dear students. कैसे हैं आप सब? डियर पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ा था डैम के क्लासिफिकेशन के बारे में। डैम के जो है बेसिस कुछ थे और उसके अकॉर्डिंग जो है डैम का क्लासिफिकेशन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था डैम के क्लासिफिकेशन। और अब डियर हम बात करेंगे रिजर्वायर के लिए। जो है कुछ डैम के लिए हमने सूटेबल कंडीशन पढ़ी थी, जो है और साइट सिलेक्शन पढ़ा था डैम के लिए। जो है उसी तरह से साइट सिलेक्शन ऑफ रिजर्वायर पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि जलाशय यानी रिजर्वायर जो है उसके लिए हमें साइट सिलेक्शन पढ़ना है। जलाशय के लिए स्थल चयन साइट सिलेक्शन करते समय निम्नलिखित बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो डैम होता है, डैम के बगैर जलाशय का निर्माण नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात, जो डैम होता है, डैम के बगैर जलाशय का निर्माण नहीं होता है। डैम के साइट सिलेक्शन का जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पहले बताया जा चुका है। तो ये सब चीज़ें थी जो है इसमें आपका फर्स्ट आता है कैपेसिटी। इसमें फर्स्ट आपका आता है कैपेसिटी रिजर्वायर। जो आपका जलाशय है, रिजर्वायर, उसकी जो कैपेसिटी है वो सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि इससे वर्ष भर सिंचाई क्षेत्र की पानी की मांग पूरी हो सके। तो डियर जो आपके रिजर्वायर है उसकी कैपेसिटी इतनी है ज़रूर होनी चाहिए कि जो नीड है हमारी वो जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके, पूरी हो सके हमारे पानी की इरिगेशन वाटर की। और सूखा पड़ने पर तो हम कम वर्षा के सालों में भी, ठीक है, सूखे के कंडीशन में कम वर्षा वाले दिनों में भी, वर्षों में भी जलाशय में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन है डियर इसमें लोकेशन। तो लोकेशन की बात करें अगर, तो जहाँ तक संभव हो जलाशय आपका सिंचाई क्षेत्र के निकट होना चाहिए। आपको ये ध्यान देना है जहाँ आपको सिंचाई करना है डियर, वहाँ उसी के पास ही जलाशय हमारा हो तो ज़्यादा बेटर होगा, वो बेस्ट होगा, ताकि नहरों की लंबाई न्यूनतम हो। जो है जो हमारे यहाँ से कैनल्स निकलेंगे, नहरें निकलेंगी, उनकी जो लेंथ है वो जो है मिनिमम होगी और निर्माण पे कम है, और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिकल हो, कम से कम है। सिल्ट की बात करें अगर डियर रिजर्वायर की बात करें तो अफवाह के साथ, रनाव के साथ अधिक मात्रा में सिल्ट यानी बालू, भाटे इत्यादि बहकर नहीं आने चाहिए। जलाशय आपका ऐसा होना चाहिए कि रन ऑफ वाटर के साथ अधिक मात्रा में सिल्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, ये सब नहीं आने चाहिए, क्योंकि सिल्टिंग के कारण जो होते हैं वो जलाशय की जो कैपेसिटी होती है वो उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट डियर इसमें आपका रिसन, सीपेज जिसे आप कहते हैं। तो सीपेज में देखिए क्या है कि जलाशय का तल यानी बेड, जो रिजर्वायर का जो बेड है तथा साइडों की जो है भूमि में दरारें जो होता है, जो रिजर्वायर होता है उसके बेड में, तली में और उसके किनारों पे, साइडों में दरारें, क्रैक्स, फटान, रप्चर, जोड़, जॉइंट, वले, फोल्ड्स, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और भूमि जहाँ तक संभव पॉसिबल हो जलाभेद्य होनी चाहिए, मतलब इम्परमेबल होनी चाहिए जो है, ताकि जलाशय से रेशन के कारण पानी की हानि ना होगी, ताकि जो हमारे रिजर्वायर है वहाँ से वाटर लॉसेस ना हो सके ड्यू टू सीपेज जो है। आइए और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डियर इसमें आपका आकार, शेप जो है। तो
शेप को भी आपको कंसिडर करना है डियर। इसमें जो है ये है जलाशय का जो आकार होता है डियर, वो कटोरी नुमा होना चाहिए और साइडों पर गहराई अधिक होनी चाहिए। जो है जलाशय का जो शेप है वो आपको बाउल शेप में होना चाहिए, कटोरी नुमा होना चाहिए और साइडों पर गहराई अधिक होनी चाहिए ताकि वाष्पन द्वारा पानी की क्षति कम हो। तो इसकी साइड्स है वहाँ पर डेप्थ गहराई दिया ज़्यादा हो ताकि जो है लॉसेस जो है ड्यू टू इवापोरेशन, वाटर लॉसेस ड्यू टू इवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन, ये मिनिमम हो जिससे पानी का लॉस कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है डियर, इसमें जो आपको कंसिडर करना है आउटलेट। जलाशय से पानी के निकास का मार्ग एक ही हो ताकि एक बांध के निर्माण से ही जल संचय किया जा सके। तो ये आपको बता दें जो जलाशय है वहाँ से पानी का जो ड्रेनेज जो एग्ज़िट वे है बनाना है हमें, जो आउटलेट आपको बनाना है वो एक ही होना चाहिए ताकि एक बांध के निर्माण से ही जल संचय किया जा सके। यह मार्ग आपका जो संकीर्ण होना चाहिए, मतलब जो है नैरो होना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि डियर के जलाशय से पानी के निकास का मार्ग एक ही होना चाहिए ताकि बांध के निर्माण से ही जल संचय किया जा सके। यह मार्ग आपका जो है नैरो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट डियर, इसमें आपका भूकंप, अर्थक्वेक। जलाशय भूकंप क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए। जो हमारा आपका रिजर्वायर आएगा और आप जानते हैं रिजर्वायर होगा तो डैम भी होगा साथ में, तो जो है ये सब चीज़ें हमारी जो है डियर अर्थक्वेक रीजन में नहीं आनी चाहिए, भूकंपग्रस्त क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, इनसे बाहर होनी चाहिए। नेक्स्ट ये इसमें आपका हानिकारक लवण, हार्मफुल सॉल्ट्स। हार्मफुल जो सॉल्ट्स होते हैं डियर जलाशय की चट्टानों एवं मृदा में घुलनशील जो हानिकारक हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, खनिज होते हैं आदि, वो सब नहीं होने चाहिए। जो जलाशय की मिट्टी है, चट्टानें हैं, मृदा सॉइल में जो है हार्मफुल जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डियर आपका आबादी क्षेत्र, पॉपुलेटेड एरिया। ये आपको बता दें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डैम है, जो रिजर्वायर है, ये सारी चीज़ें जो हैं पॉपुलेशन से दूरी पे बनाई जाती हैं, आबादी वाले क्षेत्रों से दूरी पे बनाई जाती हैं। जलाशय क्षेत्रों में आबादी कम होनी चाहिए, जहाँ पे हो वहाँ पे आबादी कम होनी चाहिए ताकि विस्थापन की समस्या गंभीर ना हो। जो है नेक्स्ट डियर आपका विस्थापन, मतलब वहाँ से अगर आपको आवागमन करना पड़े, वहाँ से मतलब किसी जो है आपदा से निपटना हो तो हमें आसानी हो। नेक्स्ट डियर उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड। जलाशय क्षेत्र में उपजाऊ भूमि, फलों के बाग इत्यादि नहीं होनी चाहिए। जो हमारा एरिया है डियर, वहाँ पे उपजाऊ भूमि, जलाशय का जो एरिया है वहाँ पे उपजाऊ भूमि ना हो, फलों के बाग इत्यादि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जलाशय के लिए आपको बताएं बंजर या पथरीली भूमि अधिक उपयुक्त होती है। तो देखिए इंसान कहता है ज़मीन बंजर है, किसी काम की नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ बिना काम की नहीं होती, कि कोई चीज़ वेस्टेज नहीं होता है, हर चीज़ यूज़फुल होती है। बस डिपेंड ये करता है हम उसको किस वे में ले जाते हैं, किस वे उसको हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डियर जो है बंजर भूमि का भी यहाँ पे आपको एक यूटिलिटी पॉइंट मिल गया, यूटिलिटी आपको पता चल गई। जो है रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए जो भूमि होनी चाहिए वो बंजर या पथरीली भूमि की अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट डियर नगर तथा औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें डियर, तो जलाशय जो है हमारा वो बड़े नगरों, घनी आबादी, औद्योगिक क्षेत्रों से दूर होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्रों से दूर होना चाहिए। नेक्स्ट डियर हमारा डैम की लंबाई, लेंथ ऑफ डैम। और लास्ट पॉइंट है ये जो है जलाशय के लिए प्रस्तावित बांध की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए। तो जलाशय के लिए जो आप प्रोजेक्टेड डैम है उसकी लेंथ जो है डियर मिनिमम होनी चाहिए ताकि परियोजना पर कम व्यय। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप अगर चाहें तो कंसिडर
आपको ध्यान देना चाहिए कि जो रिजर्वायर की भी जो भूमि हो वो भी विवाद रहित हो, जो है उसका भी कोई विवाद ना चल रहा हो। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में देना। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो किसी रिजर्वायर के साइट सिलेक्शन में यूज़फुल होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। ये तो बात हो गई डियर, आपको पता चल गया डैम के बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया, रिजर्वायर के बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया। और लेकिन अब बात करेंगे हम कुछ टेक्निकल टर्म्स जो डैम और रिजर्वायर में यूज़ होते हैं और जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी रिजर्वायर प्रॉब्लम्स हैं, जो डैम प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने में आपको इन टेक्निकल टर्म्स को समझना पड़ेगा और इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो है आपको बता दें, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड। फर्स्ट वर्ड जो है ये है डियर जलाशय की क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी अगर बात करें डियर, तो जलाशय में जो एकत्रित पानी होता है उसको 10 लाख घन मीटर 10 मिलियन क्यूबिक मीटर की इकाई अथवा हेक्टेयर मीटर में प्रदर्शित किया जाता है। और डियर आपको बता दें 1 हेक्टेयर मीटर जो होता है वो 100 × 100 × 1 क्यूबिक मीटर यानी कि 10,000 क्यूबिक मीटर होता है। तो ये भी आपको डियर ध्यान में देना है कि जो स्टोरेज है, जो आपका स्टोरेज है रिजर्वायर का कैपेसिटी है, उसको हम हेक्टेयर मीटर में या क्यूबिक मीटर में आप कंसीडर करते हैं। और 1 हेक्टेयर मीटर इज इक्वल टू 10,000 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे आप इस तरह समझ सकते हैं कि एरिया जो होता है उसका यूनिट आपकी हेक्टेयर होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक मीटर होता है, और हेक्टेयर मीटर हो जाएगा तो हेक्टेयर ऑलरेडी मीटर स्क्वायर है और फिर मीटर से मल्टीप्लाई करके क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम मतलब क्यूबिक मीटर, यानी कि आपको कैपेसिटी मिल जाएगी जो है। तो आपको ये ध्यान देना है। और यहाँ पे डियर एक फिगर है जो बनाया गया है, आपको यहाँ पे आसानी से क्लियर हो सकता है। ये एक डैम और रिजर्वायर का एक प्रोफाइल आपके सामने है। इसमें आप जो सबसे नीचे लाइन जो ट्रेन में रेखाएं देख रहे हैं और उसके नीचे जो है वी शेप का एक साइन देख रहे हैं जो बने कई सारे, यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये। तो ये सारे डियर जो नीचे आप देख रहे हैं ये जो है ग्राउंड लेवल का सिंबल है। उसके ऊपर देखिए ये जो आप डैम देख रहे हैं ये पूरा एक डैम का फिगर है जो है। और इसके हमने आपको बताया था डैम में कुछ जगहों पर होल्स बनाए जाते हैं जो है, तो वो बनाए गए हैं ताकि पानी को आसानी से निकाला जा सके। ये वॉल सप्लाई स्लूइस है, ये डियर स्कोरिंग स्लूइस है। ये करता क्या है कि जो है मिट्टी जो है जो सैंड पार्टिकल रिजल्ट होते हैं स्कोरिंग को कंट्रोल करता है, और ये सप्लाई को कंट्रोल करता है। जो सप्लाई स्लूइस है आपका, ये गेट है उसका जो है। ये जो आप देख रहे हैं डियर इंस्पेक्शन गैलरी बनाई गई है जो है। और ये जो तिरछी तिरछी रेखाएं देख रहे हैं ये मतलब एक सेक्शन काटा गया है डैम का जो है। और ये ट्रेपेजॉइडल शेप में आपको लगभग थोड़ा सा समदमाकार जो है आपको सेक्शन मिल रहा है गैलरी का, ज़्यादातर यही बनाया गया है। और ये जो आप ऊपर का थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पार्ट डैम का देख रहे हैं इसको टॉप ऑफ डैम बोलते हैं, ये टॉप ऑफ डैम है। और यहाँ पे देखिए इसके बगल में रिजर्वायर का देख रहे हैं, एक बेसिन टाइप की बन गई, एक रिजर्वायर बन गया, एक जलाशय बन गया है जो है। और इसमें देखिए यहाँ पे स्टोरेज है, पानी का स्टोरेज है, इसका देखिए लेवल है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं HFL वो हाईएस्ट फ्लड लेवल है, मतलब बाढ़ की कंडीशन में मैक्सिमम कंडीशन में पानी वहाँ तक जा सकता है।
और ये जो है FLL मतलब फुल लेक लेवल जो है आप देख रहे हैं, ये पानी पूरे भरे कंडीशन में यहाँ है जो है। और ये सरचार्ज स्टोरेज है जो HFL और FLL के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका सरचार्ज स्टोरेज है, ये अधिभार संचयन है, एडिशनल आप इसको बोल सकते हैं। और ये जो अंदर आपका एक लाइव स्टोरेज बन गया है, एक रिजर्वायर बन गया है, इसको आप रिजर्वायर बेसिन के नाम से जानते हैं जो है। और डियर आपको बता दें कि टॉप ऑफ दैट डैम और HFL के बीच में जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिफरेंस है, वो आपका यहाँ पे फ्री बोर्ड है। तो ये एक आपको डियर एक प्रोफाइल एक आपको डैम और रिजर्वायर की कंस्ट्रक्ट करके बताई गई है जो है, जिससे यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है एक डैम और रिजर्वायर के लिए के बारे में जानने में। तो ये था डियर। और ये तो फर्स्ट टेक्निकल टर्म था। नेक्स्ट आते हैं डियर, इसमें आपका ये है, इसी में कुछ टर्म्स हैं जो आपको दिखा दिए गए हैं, अब इनको समझ लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डियर है इसमें आपका डियर इसमें आपका फुल लेक लेवल, पूर्ण जलाशय तल। तो पूर्ण जलाशय तल आपको बता दें क्या होता है। जलाशय में पानी का तल जहाँ तक या साधारण तौर पर भरा रहता है पूर्ण जलाशय तल कहलाता है। तो डियर आपको ये पता चल गया होगा कि जो फुल लेक लेवल होता है जलाशय में, रिजर्वायर में, वो फुल लेक लेवल होता है जो जलाशय में, रिजर्वायर में, वो जलाशय में जो नॉर्मल रेंज में साधारण तौर पर जो भरा रहता है उसी को फुल लेक लेवल पूर्ण जलाशय तल कहते हैं, जनरल में, साधारण तौर पर, नॉर्मल कंडीशन में। तो ये दो टर्म आपको पता चल गया है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर या स्टोरेज कैपेसिटी, और सेकंड है फुल लेक लेवल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डियर इसमें आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल, HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल। बाढ़ आने पर जलाशय में पानी का तल पूर्ण जलाशय तल से ऊपर उठ जाता है। बाढ़ आने पर जलाशय में पानी का तल पूर्ण जलाशय तल से ऊपर उठ जाता है, तो जलाशय का वह तल जहाँ तक बाढ़ के समय पानी को ऊपर उठने दिया जाता है उच्च बाढ़ तल कहलाता है। तो डियर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बाढ़ आने पर जलाशय में पानी का जो तल होता है, जो बाढ़ की कंडीशन होती है, फ्लड की कंडीशन होती है, उस केस में जो पानी का तल होता है वो जलाशय के फुल लेक लेवल से FLL जो है से ऊपर उठ जाता है, अतः जलाशय का वह तल जहाँ तक बाढ़ के समय पानी को ऊपर उठने दिया जाता है। तो बाढ़ के समय में वह जो लेवल बनता है जलाशय का, बाढ़ के समय में ऊपर तक उठता है, उच्च बाढ़ तल कहलाता है। इसको उच्च जल तल, मैक्सिमम वाटर लेवल भी कहते हैं। बाढ़ के समय जलाशय में पानी के प्रवेश की कोई सीमा नहीं होती डियर। आप जानते हैं बाढ़ एक डिजास्टर के आपदा के रूप में क्रिएट होता है, तो उस क्रिएट हो सकता है आसानी से, और उस केस में जो है इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। परंतु बांध की सुरक्षा की दृष्टि से HFL से किसी भी परिस्थिति में ऊपर नहीं उठने दिया जाता है। तो इसलिए कुल मिला के इस तरह से कंस्ट्रक्शन हम डैम का करते हैं कि बाढ़ भी आने पर मैक्सिमम इतना लेवल हम ऑलरेडी बना के रखते हैं डैम का, रिजर्वायर का अपने, कि बाढ़ भी आ जाए तो उस केस में पानी का लेवल जो है हम जो है डैम की ऊंचाई और रिजर्वायर की कैपेसिटी इतना रखें कि जो है उस केस में भी जो है हम बाढ़ को जो है फैलने से, बढ़ने से रोक सकें और सेफ्टी रख सकें। इसके लिए हम ऑलरेडी जो है काफ़ी हाइट बढ़ा देते हैं डैम की, और रिजर्वायर की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए बांध के पार्श्व साइड अथवा अन्य घाट अथवा घाटी के अन्य उचित स्थान पर उपलब्ध मार्ग स्थापित किया जाता है। और इसके लिए डियर हम स्पिलवे भी बना देते हैं, जहाँ से पूर्ण जलाशय तल FLL से ऊपर उठते ही, जहाँ से फुल लेक लेवल से ऊपर उठते ही अतिरिक्त पानी, एडिशनल वाटर
जलाशय से निकल जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, स्पिलवे को बांध का सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है डियर, जो है कि इसके लिए एडिशनल वाटर को जो है पास कराने के लिए स्पिलवे भी आप बना सकते हैं। और ये जो स्पिलवे होता है ये जो है डैम का और रिजर्वायर का एक तरह से सेफ्टी वॉल का काम करता है। नेक्स्ट डियर इसमें आपका फ्री बोर्ड। तो फ्री बोर्ड की अगर बात करें तो किसी भी दशा में पानी को बांध के ऊपर से प्रवाहित नहीं होने दिया जाता है। कोशिश यही की जाती है डियर कि जो पानी है हमारा वो किसी भी केस में जो है बांध के ऊपर से, डैम के ऊपर से पास ना हो, डैम के ऊपर से पास ना हो। और जो है इसके लिए बांध का जो शीर्ष होता है उच्च बाढ़ तल HFL से भी ऊपर रखा जाता है। और इसीलिए डियर जो टॉप ऑफ डैम होता है वो HFL से भी ऊपर रखा जाता है। अतः बांध शीर्ष तथा उच्च बाढ़ तल की ऊर्ध्वाधर दूरी को मुक्तांतर कहते हैं। तो यहाँ पे डियर आपको पता चल गया होगा फ्री बोर्ड क्या होता है। जो डैम का टॉप होता है, जो डैम का टॉप होता है और जो HFL होता है उसके बीच जो फ्री वर्टिकल डिफरेंस होता है, वो आपका जो है फ्री बोर्ड कहलाता है। जलाशय में ऊंचे उठने वाली लहरों, बर्फ के तहते हिमखंडों वाले पदार्थों तथा अकस्मात आने वाले बाढ़ को दृष्टि में रखकर जो हमारा फ्री बोर्ड होता है डियर वो निश्चित किया जाता है। सामान्यतः जो ये फ्री बोर्ड होता है डियर 1.5 से 2 मीटर तक रखा जाता है। तो ये जो आपका डियर फ्री बोर्ड है ये 1.5 मीटर यानी 1.25 मीटर से 2 मीटर तक रखा जाता है। 1.25 मीटर से 2 मीटर तक रखा जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। और ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें अगर डियर, ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी, तो ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी जो पूर्ण जलाशय तल फुल लेक लेवल तक पानी की जितनी मात्रा जलाशय में एकत्रित की जा सकती है वह जलाशय की सकल संचय क्षमता कहलाती है। तो आपको बता दे दिए, पूर्ण जलाशय तल तक पानी की जितनी मात्रा जलाशय में एकत्रित की जा सकती है वह जलाशय की सकल संचय क्षमता कहलाती है। तो ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है आपका, फुल लेक लेवल तक पानी की जितनी मात्रा जलाशय में एकत्रित है। तो फुल आप रिजर्वायर के फुल लेक लेवल यानी पूर्ण जलाशय तल तक जितना वॉल्यूम आपका जो है आता है वाटर का वो जो है ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी में आ जाता है, जो फुल लेक लेवल तक। और HFL तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट डियर इसमें आपका निष्क्रिय संचयन, डेड स्टोरेज। जलाशय से पानी निकालने के लिए बांध की विभिन्न ऊंचाइयों पर सप्लाई स्लुइस लगाए जाते हैं। वही बात जो हमने आपको फिगर में दिखाया था डियर, होता क्या है कि जलाशय से पानी निकालने के लिए बांध की विभिन्न ऊंचाइयों पर सप्लाई स्लुइस लगाए जाते हैं। और सबसे नीचे का सप्लाई स्लुइस जलाशय की तली बेड से कुछ ऊपर रखा जाता है। सबसे नीचे का जो सप्लाई स्लुइस होता है वो जलाशय की तली से, बेड से ही, किसके, रिजर्वायर के बेड से कुछ ऊपर रखा जाता है ताकि अफवाह के साथ, रन ऑफ के साथ बहकर आने वाली सिल्ट, बोल्डर आदि के लिए स्थान बना रहे। ठीक है, तो जो पहला सप्लाई स्लुइस लगाया जाता है डियर वो जलाशय के बेड से तली से कुछ ऊपर रखा जाता है ताकि अफवाह के साथ बहकर आने वाली, रन ऑफ वाटर के साथ जो हमारी सिल्ट बोल्डर आती है बहकर उसके आदि के लिए स्थान बना रहे, उसको हम ज़रूरत पड़ने पर पास करा सकें। अतः सबसे निचले सप्लाई स्लुइस के सिल से जलाशय की तली तक पानी भरा रहता है। अतः सबसे निचले सप्लाई स्लुइस के सिल से सबसे लोअर सप्लाई स्लुइस है उससे सप्लाई स्लुइस के सिल से जलाशय की तली तक जो पानी भरा रहता है जिसका प्रयोग नहीं हो सकता है, निष्क्रिय संचयन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डियर जो सप्लाई स्लुइस होगा और जो सप्लाई स्लुइस के सिल से मतलब सप्लाई स्लुइस के बॉटम से जलाशय की तली तक जो पानी होगा वो केवल वहाँ पे एक स्टोरेज के रूप में काम करता है, वहाँ उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो एक न्यूट्रल
स्टोरेज के केवल स्टोरेज का काम करता है, और उसके न्यूट्रल पूरी तरह से आप कह सकते हैं, न्यूट्रल आप उसको बोल सकते हैं। तो वो इसीलिए आपका डियर वो डेड स्टोरेज कहलाता है, जो है स्टोरेज लेकिन कुछ काम नहीं उसका विशेष, और जो है केवल वहाँ पे वो एक स्टोरेज के रूप में बना रहता है, इसलिए उसको डेड स्टोरेज बोलते हैं। निष्क्रिय संचयन जलाशय में आने वाली सिल्ट, बोल्डर आदि के आयतन के अनुसार रखा जाता है। तो ये जो डियर आपका है, जो डेड स्टोरेज, ये जिस हिसाब से, जिस रेशियो, जिस हिसाब से जो इसमें सिल्ट, बोल्डर ये सब आते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये डेड स्टोरेज हम अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट डियर आपका सक्रिय संचयन, लाइव स्टोरेज। तो लाइव स्टोरेज की अगर बात करें डियर, तो ये है आपका लाइव स्टोरेज। लाइव स्टोरेज होता है फुल लेक लेवल से लेकर सबसे नीचे के सप्लाई स्लूइस के बीच पानी की मात्रा जो सिंचाई तथा अन्य उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकती है, जलाशय का सक्रिय संचयन कहलाता है। क्योंकि ये वो जो आपका स्टोरेज था उससे हम इरिगेशन नहीं करते थे, और केवल वो एक स्टोरेज के रूप में पड़ा रहता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता। तो आपको बता दें कि जो है ये जो आपका एक्टिव या लाइव स्टोरेज है, ये क्या होता है कि फुल लेक लेवल से लेकर, जो हमारा फुल लेक लेवल है वहाँ से लेकर सबसे नीचे के सप्लाई स्लूइस के बीच, जो है क्या जो स्टोरेज होता है, जो है वो आपका जो है लाइव स्टोरेज बोलते हैं इसको, या सक्रिय संचयन बोलते हैं। और या आपसे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो बता दें सीधे कि जो डेड स्टोरेज के अलावा जितना उसके ऊपर स्टोरेज आपका बच रहा है, डेड स्टोरेज के अलावा जितना स्टोरेज आपका उसके ऊपर बच रहा है, वो आपका लाइव स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका लाइव स्टोरेज हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका इसमें आता है सरचार्ज स्टोरेज, अधिभार संचयन। अधिभार संचयन आपको बता दें, जो जलाशय के जो उच्च बाढ़ तल HFL, जलाशय के HFL तथा FLL, फुल लेक लेवल, उच्च बाढ़ तल और पूर्ण जलाशय तल के मध्य जो पानी की मात्रा होती है डियर, जितना वॉल्यूम होता है वाटर का जो है, उसको आप अधिभार संचयन कहते हैं, सरचार्ज स्टोरेज कहते हैं। और पानी के इस आयतन के अनुसार ही स्पिलवे का डिज़ाइन किया जाता है। तो ये आपको बता दें, फुल लेक लेवल और HFL, हाई फ्लड लेवल के बीच जो क्वांटिटी, जो वॉल्यूम वाटर का होता है, उसी को जो है सरचार्ज स्टोरेज बोलते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम स्पिलवे का डिज़ाइन करते हैं। तो ये था डियर। नेक्स्ट आपका डियर आता है इसमें यील्ड, लब्धि, जो है जलाशय से निश्चित समय में, रिजर्वायर से निश्चित समय में पानी की जितनी मात्रा उपलब्ध होती है, जो है उसे जलाशय की लब्धि यील्ड कहते हैं। यह समय दिनों, माह अथवा वर्षों में लिया जाता है। तो यील्ड भी आपको डियर बता दें कि किसी रिजर्वायर के लिए जो यील्ड होता है वो एक निश्चित समय में पानी की एक निश्चित मात्रा होती है, या आप इसको जो है तर्क या फिर रेट कह सकते हैं। तो जो है जलाशय से निश्चित समय में पानी की जितनी मात्रा उपलब्ध होती है उसे जलाशय की लब्धि यील्ड कहते हैं। इसे आप जो है दिनों में, महीनों में अथवा वर्षों में माप सकते हैं। नेक्स्ट डियर इसमें अतिरिक्त लब्धि, सेकेंडरी यील्ड। सेकेंडरी यील्ड क्या होता है डियर कि बाढ़ के दिनों में, इन डेज ऑफ फ्लड, बाढ़ के दिनों में जलाशय से जो अतिरिक्त पानी प्राप्त हो सकता है,
ये तो बात ही थी कि डियर कि रिजर्वायर के लिए, लेकिन अब बात उस समय बाढ़ की कंडीशन लागू जो है नहीं थी। लेकिन ये है डियर आपका जो है बाढ़ के दिनों में इन डेज ऑफ फ्लड जो है जलाशय से जो अतिरिक्त पानी प्राप्त हो सकता है, एडिशनल वाटर, बाढ़ के दिनों में जो एडिशनल वाटर आपको अवेलेबल होता है, प्राप्त होता है, उसे जलाशय की अतिरिक्त लब्धि कहा जाता है। उसे ही आप जो है जलाशय की अतिरिक्त लब्धि या सेकेंडरी यील्ड बोलते हैं बोल सकते हैं। नेक्स्ट डियर इसमें आपका जल विस्तार क्षेत्र, वाटर स्प्रेड एरिया। जल विस्तार क्षेत्र, वाटर स्प्रेड एरिया क्या होता है? देखिए, जलाशय में पूर्ण जलाशय तल फुल लेक लेवल तक पानी भर जाने पर बांध के पीछे के क्षेत्र में जहाँ तक पानी भर जाता है, ध्यान दीजिएगा डियर, जलाशय में फुल लेक लेवल तक पानी भर जाने पर, जब आपने जलाशय में फुल लेक लेवल तक पानी भर दिया, उसके बाद बांध के पीछे के क्षेत्र में जहाँ तक पानी भर जाता है उसे जल विस्तार क्षेत्र कहते हैं। तो वाटर स्पीड एरिया आपको डियर समझ में आ गया होगा कि जब हमारा डैम रिजर्वायर फुल लेक लेवल तक होने के बाद डैम के पीछे के क्षेत्र में जहाँ तक पानी भरा रहता है उसे वाटर स्पीड एरिया कहते हैं। स्लूइस की बात करें डियर तो देखिए, आइए जान लेते हैं स्लूइस क्या होता है। कि बांध से पानी के निकास के लिए इसमें जो छिद्र, ओपनिंग्स बनाए जाते हैं, जो है बांध से पानी के निकास के लिए, डैम से पानी को पास कराने के लिए, एग्जिट कराने के लिए जो इसमें होल्स बनाए जाते हैं, जो इसमें ओपनिंग्स बनाई जाती हैं, जो है वो जो है उसको स्लूइस बोलते हैं। कार्य की दृष्टि से ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक सप्लाई स्लूइस होते हैं और स्कोरिंग स्लूइस होते हैं। वही बात हमने आपको बताया कि जो सप्लाई स्लूइस होते हैं वो सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, वहीं जो स्कोरिंग स्लूइस होते हैं आपके, वो स्कोरिंग को मतलब जो है स्कोरिंग को, मिट्टी जो कटती है, जो बालू जो कटती है धारा के कारण, पानी के प्रवाह के कारण, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये दो टाइप के आपके हो गए डियर, सप्लाई स्लूइस और स्कोरिंग स्लूइस। स्लूइसों पर लोहे के फाटक लगाए जाते हैं, इन ओपनिंग्स पर लोहे के फाटक लगा दिए जाते हैं, जिनको यांत्रिक विधि से गिराया अथवा उठाया जाता है, और इनको मैकेनिकल मेथड से डियर हम ज़रूरत पड़ने पर गिरा सकते हैं और उठा सकते हैं। तो ये थे कुछ टेक्निकल टर्म्स डियर जो एक डैम के लिए और एक रिजर्वायर के जो है लिए आपके ज़रूरी होते हैं, डैम के लिए और रिजर्वायर के लिए ज़रूरी होते हैं, आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं डियर, ये आपको रिजर्वायर प्रॉब्लम्स में, डैम प्रॉब्लम्स में ये आपकी हेल्प भी करेंगे। और नेक्स्ट डियर आपका लॉस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। ये भी जान लीजिए डियर, होता क्या है, जलाशयों की संचयन क्षमता में कमी, जो हमारे रिजर्वायर हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी में लॉसेस जो होते हैं जलाशय तथा बांध स्थायी संरचनाओं के अंतर्गत ले जाते हैं। ये आपको बता दें, जो जलाशय होते हैं ये जलाशय और बांध ये परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में लिए जाते हैं, और इनका उपयुक्त जीवन काल मानकर इनका डिज़ाइन तथा निर्माण किया जाता है। एक निर्धारित समय के लिए इनका डिज़ाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो सामान्यतः जो आपके डियर रिजर्वायर होते हैं और डैम होते हैं, इनकी आयु 100 वर्षों से अधिक ली जाती है। तो डियर जो भी हम डैम या रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये मान के चलते हैं कि कम से कम वो 100 साल तक उपयोगी होगा, और 100 साल तक जो है हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये होता है। और वाष्पीकरण द्वारा पानी का नष्ट होना, इसमें होता क्या है कि जो है इवेपोरेशन लॉसेस जो होते हैं वो क्या होता है
कि जलाशय की सतह से पानी वाष्पीकरण के कारण जो है निरंतर नष्ट होता रहता है। जो हमारी रिजर्वायर है उसके जो है उसकी सतह से पानी के इवेपोरेशन के कारण निरंतर नष्ट होता रहता है, लॉस होता है। वाष्पीकरण की दर जलाशय क्षेत्र में, जो ये वाष्पीकरण की दर होती है डियर, ये जलाशय क्षेत्र में रिजर्वायर एरिया में टेम्परेचर, सीजन, ह्यूमिडिटी, जल सतह का फैलाव, वाटर सरफेस, वाटर स्प्रेडिंग ऑफ वाटर सरफेस या वाटर सरफेस, तेज हवाओं इत्यादि पर निर्भर करता है। तो ये इफेक्ट करता है जो है। नेक्स्ट डियर, रेशम द्वारा पानी का नष्ट होना। तो ये तो जो है आपको पता है कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, सीज़न की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से और नेचुरल कॉजेज़ और भी कई सारे कॉजेज़ की वजह से जो है अफेक्ट होता है। तो जो है ये अफेक्ट करते हैं हमारे स्टोरेज कैपेसिटी को रिजर्वायर की। नेक्स्ट डियर, रेशम द्वारा पानी का नष्ट होना, एब्जॉर्प्शन लॉसेस। जो है जलाशय के पार्श्व तथा तली से मृदा की पोरोसिटी तथा सतही चट्टानों में दरारें, फटाव के कारण पानी की हानि होती रहती है डियर। और अवमृदा की परतों से रिश्ता हुआ कुछ पानी, अवमृदा आपको डियर मैं पहले बता चुका हूँ। अवमृदा मीन्स सब सॉइल आपको पता है कि टॉप लेयर ऑफ अर्थ से जो है लगभग 60 मीटर नीचे की जो होती है लेयर, वो आपकी सब सॉइल में आती है। तो वही जलाशय के पार्श्व तथा तली से, जलाशय के जो है साइड से और बॉटम से डियर, जलाशय के साइड से और बॉटम से मृदा की पोरोसिटी के कारण, क्योंकि आपको पता है रिजर्वायर वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर वो कच्ची मतलब अनलाइंड होती हैं, जो बनते हैं मिट्टी होती है, इनके नीचे मिट्टी की सतह होती है। तो जाहिर सी बात है मिट्टी है तो पोरोसिटी भी होगी उसमें। तो पोरोसिटी के कारण तथा सतही चट्टानों में दरारों, फटाव के कारण, क्रैक्स जो डेवलप होता है जाती हैं इन सब की वजह से फटने के कारण पानी की लॉसेस होते हैं। अवमृदा की परतों से रिश्ता हुआ कुछ पानी बांध की नींव के नीचे से निकलकर, तो ये जो पानी होता है डियर, ये रिश्ता हुआ जो है बांध की नींव के नीचे से निकलकर, ये जो डैम होता है उसके फाउंडेशन के नीचे से निकलकर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में पुनः नदी में प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ लॉसेस होते हैं डियर, जो रिजर्वायर की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, आज ईद है, तो हैप्पी ईद, ईद की ढेर सारी मुबारकबाद आप सभी को मेरी तरफ से। लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं, फिर डियर आपके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही किया जा रहा है कि आपसे किसी तरह से कनेक्ट होकर आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो ये तो कुछ चीज़ें थी डियर जो आपको पता चली कि रिजर्वायर के लिए क्या साइट सिलेक्शन होना चाहिए, क्या टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम डैम और रिजर्वायर में यूज़ करते हैं, जो हैं
और कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिज़र्वायर पे आपके सिलेबस में, वो भी आपको बताना है। स्पिलवे भी है आपके सिलेबस में, ये भी बताएंगे। कुछ एलिमेंट्री प्रोफाइल है ग्रेविटी डैम का, ये भी आपको बताना है। और मैं भी यहाँ पे गांव में ही हूँ डियर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे लिए भी है। केवल मोबाइल है जिसकी मदद से मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आइए अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं तब तक स्पिलवे के बारे में आपको बता देते हैं। स्पिलवे पे बात चल ही रही थी। नाइन्टी 98 सॉरी क्लास, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन में चल नहीं पा रही हैं आपकी ये स्लाइड्स। आज के लिए जो है आपका इतना ही, कोशिश कर रहे हैं शायद सही हो जाए, लेकिन लग रहा है कि चलेगा नहीं अब इससे ज़्यादा। और आपको बताते चले डियर कि जो है आप रेगुलर जो है लेक्चर देखते रहिए और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप कोशिश करिए सॉल्व करने की। बाकी मैं यहाँ से बताता ही रहूँगा, एग्जांपल्स भी बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ पे दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं अगर क्लियर हो रही है तो आप सभी के पास मेरा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, और आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जा सके। और इरिगेशन के अलावा सारे अदर सब्जेक्ट्स भी आप जो है देखते रहिए, जिससे जो है क्योंकि इस बार तो आपकी क्लासेस डियर जो है बहुत ही कम चल पाई है, और फ़ोन के माध्यम से ही, इंटरनेट के माध्यम से ही आपकी क्लासेस जो है चलाने की कोशिश हो रही है। और काफ़ी कुछ इसमें भी मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा आपको। और अगर इन केस आपको अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको बताइए और इन्फॉर्म करिए, और उसका जो है सल्यूशन किया जाएगा।
अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी आप रेगुलर अपडेट्स रहिए, देखते रहिए जो है, और अच्छे से तैयारी करिए एग्ज़ाम की। मेरी बेस्ट विशेस सभी के लिए जो है। थैंक यू क्लास, थैंक यू एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।